मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू यूथ गुरुकुल यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज की 5th नंबर की क्लास है। सॉरी, कुछ दिनों के लिए वीडियो पोस्टपोन हो गया था। इसे फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक दिशी, बहुदिशी, चक्री या उभय दिशी। ऑप्शन का मतलब है कि एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है, बहुत सारी दिशाओं में होता है, या गोला चक्रीय आकार में होता है, या फिर होता है उभय दिशी, मतलब कि दोनों ही दिशा में, एक भी दिशा में और दूसरी दिशा में भी। तो इसका जो आंसर है वो बताइए क्या है? सोचिए। इसका जो आंसर है वो है चक्री। कैसे होगा चक्री? तो खाद्य श्रृंखला कैसे चलती है? सबसे पहले इसमें क्या होता है? उत्पादक, हमारे पेड़ पौधे, फिर आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब इसको पेड़ पौधों को खाने वाले, और उसके बाद जो आता है वो क्या होता है? अपघटन। अपघटन होता है, जो उपभोक्ता खाते हैं और कुछ अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं, उनका फिर क्या होता है? अपघटन होता है। और यही अपघटन के द्वारा जो भी बनता है जैविक पदार्थ, वो फिर किसके काम में आता है? उत्पादक के ऊर्जा में काम आता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो कैसे चलती है? चक्री। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन और फिर उत्पादक के लिए उपयोगी होता है। तो ये चक्री प्रक्रिया चलती रहती है निरंतर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? चक्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत क्या है? जो पारितंत्र है, हमारे आसपास जो पर्यावरण है, जो पारितंत्र बनता है, उसका प्रारंभिक स्रोत क्या है? तो ऑप्शन देखिए, आपको आंसर अपने आप पता चल जाएगा इसका। वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा या भोजन। तो प्रारंभिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। क्योंकि प्रारंभिक वही क्या होगा? सबसे पहले पारितंत्र में उत्पादक आएंगे। अब उत्पादक मतलब कि पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा, अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से। सबसे पहली आवश्यकता क्या है उसकी? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है आज के सेशन में। बस वो है कि आप समझने के ऊपर है। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, और उसका आंसर उसी में है। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? अब लीची का उत्पादन हमें पता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बिहार में होता है। तो एक आंसर, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी छुपा है कि लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है। और बिहार में भी कहाँ होता है? तो मुजफ्फरपुर में होता है। क्योंकि हम सुनते हैं लीची को लेने जाते हैं तो वो बोलते हैं ये मुजफ्फरपुर की लीची है, मतलब कि जो जिला अग्रणी है वो क्या है? मुजफ्फरपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है। अब बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का। तो इसका जो आंसर है वो है चावल। क्यों? क्योंकि बिहार के आसपास काफ़ी नदियाँ हैं, और नदियाँ जहाँ भी होती है उसके आसपास चावल का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, क्योंकि चावल को पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए जो इसका आंसर है वो क्या है? चावल है। मतलब ये याद करने की एक ट्रिक है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो हम किसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, वो एक ट्रिक होती है अपनी अपनी। तो मेरे याद करने का तरीका ये था। अब आप इसे कैसे याद कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट इसका जो आंसर है वो क्या है? बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? तो इसका है चावल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अब भारत में पूर्व से पश्चिम मतलब कि नदी कैसे बहेगी? इस साइड बहेगी, यहाँ से निकलेगी और इस साइड बहेगी। पूर्व इधर आएगा और पश्चिम इधर आएगा। तो हमें पता है भारत की दो ही नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पहली नर्मदा और दूसरी ताप्ती। तो ये दोनों ऑप्शन तो यहीं क्रॉस हो गए। अब नर्मदा और ताप्ती, तो हमें पता है कि कौन सी नदी बड़ी है? तो नर्मदा नदी बड़ी नदी है।
तो सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? नर्मदा नदी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं। बच्चे जो होते हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ को विकसित करते हैं, यह कथन किसका है? तो इस तरीके के क्वेश्चन तो हमें रटने ही पड़ेंगे। तो ये जो कथन है वो किसका है? पियाजे का कथन है। ठीक है, ये जो कथन है वो किसका है? पियाजे का कथन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को विकसित करते हैं या उसका सृजन, उसका निर्माण करते हैं। तो ये जो कथन है वो किसका है? पियाजे का कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सतत और व्यापक मतलब, सतत मतलब निरंतर चलना और व्यापक मतलब कि सभी क्षेत्रों को कवर करके चलना। तो वो मूल्यांकन की एक तकनीक है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन और इकाई मूल्यांकन। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ समझ के ऊपर है। आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे और इसके ऑप्शन पढ़ोगे तो इसका आंसर अपने आप निकल जाएगा। बताइए क्या होगा इसका? सत्र मूल्यांकन। एक सत्र का मूल्यांकन तो नहीं हो सकता है सतत और व्यापक, और न वार्षिक हो सकता है। ठीक है, मतलब कि ये वार्षिक या अर्धवार्षिक, तो ऐसा तो दोनों ही नहीं होंगे। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे कट गए। अगला क्या है? इकाई मूल्यांकन। इकाई मतलब किसी एक कड़ी का मूल्यांकन, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा है व्यापक मूल्यांकन करना है। तो सतत कब चलेगा? जब समस्या का निराकरण होता जाएगा तो वो सतत चलेगा। तो निदानात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मतलब कि निदान करना, किसी समस्या का समाधान ढूंढ के आगे बढ़ना, उसको कहा जाता है निदानात्मक मूल्यांकन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? निदानात्मक मूल्यांकन सतत और व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि क्वेश्चन में नहीं आया है मतलब सबसे पहले नहीं को टिक कर लो। उसके बाद क्वेश्चन वैधता। वैधता मतलब कि वो कितना वैलिड है। विश्वसनीयता, कितना उस पर विश्वास किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठता और उत्तीर्ण करना। तो इसका आंसर बताइए क्या है? एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, तीनों ही विशेषताएं लग रही है, लेकिन उत्तीर्ण करना सिर्फ ये मकसद नहीं होना चाहिए। हमारे उसमें वैलिड होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, मतलब कि सत्य और सटीक होना चाहिए। उत्तीर्ण करना कोई उद्देश्य नहीं है उसका। ठीक है, तो इसके जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? उत्तीर्ण करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? अब अगर बच्चों में रटने की प्रवृत्ति को रोकना है तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछने चाहिए? ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्यों? क्योंकि एक पेरा में से कितने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी जानते हैं, लेकिन एक दीर्घ उत्तरी या निबंधात्मक या लघु उत्तरी वो क्वेश्चन तो कम ही बनेंगे ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं, और कहाँ से कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आ जाएगा वो नहीं पता। इसलिए बोला जाता है कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़्यादा टफ होता है बजाय मेंस या सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के। ठीक है ना, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम को इतना टफ माना जाता है, क्योंकि उसमें रट के पास नहीं किया जा सकता है, समझ के। क्योंकि अगर हम रटेंगे तो कितनी चीज़ों को रटेंगे इसका कोई आइडिया नहीं है। इसलिए समझ के जो एग्ज़ाम पास की जा सकती है वो वस्तुनिष्ठ होती है, मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? वस्तुनिष्ठ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। पौधों को अगर हमें अच्छी तरीके से समझना है तो क्या उसके लिए आवश्यक वस्तु है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक,
पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट और पौधों का चित्र। अब बताइए आप ही इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? पौधों का अवलोकन। पौधों का जब अवलोकन होगा तो उसको सीखना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है आज के सेशन में। लड़के और लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। अब यह कथन क्या है देखते हैं। सही है? क्या लगता है आपको, ये कथन सही है? सही हो सकता है। अब कुछ बोलेंगे सही तो नहीं है लेकिन हो सकता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही, मतलब बुद्धि जैसी चीज़ है उसके लिए ये सही है। अच्छा ठीक है, और अगला भी ऑप्शन देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन सारे पढ़ने हैं। ठीक है ना, आप एक फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ के आंसर पे टिक मत कीजिएगा, आप सभी ऑप्शन को शांति से ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि हो सकता है कि वो जो पूछ रहा है उसका आंसर वो फोर्थ क्वेश्चन में हो और फर्स्ट क्वेश्चन में उससे मिलता जुलता दे दिया हो, इसलिए आप चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। अगला ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करना मतलब, लैंगिक मतलब लड़के या लड़की, लिंग के आधार पर भेदभाव प्रदर्शित करना। तो सही है, क्योंकि ये लड़के और लड़कियों में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ भेदभाव कर रहे हैं कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। भाई ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, या ऐसा किसने कहा है, या ये ऐसा कौन सा सत्य है? नहीं ना। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे लिंग के आधार पर भेदभाव उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करना। पूर्वाग्रह मतलब होता है एक नकारात्मक भावनाओं का विकास करना किसी भी चीज़ को लेके, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो क्या होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ये बिहार से रिलेटेड है तो ये छोड़ देते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। क्षेत्र, अगर हम पर्यावरण का अध्ययन करने गए हैं और क्षेत्र भ्रमण करने के लिए गए हैं कि चलो ठीक है आज हम फील्ड पे चलते हैं और पर्यावरण का नॉलेज लेके आते हैं, तो हम फील्ड पे जाने का हमारा उद्देश्य क्या है, क्षेत्र भ्रमण करने का हमारा उद्देश्य क्या है? तो पिकनिक बनाना हो भी सकता है, जिसको पर्यावरण में इंटरेस्ट नहीं है तो वो चलेगा चलो पिकनिक बनाने चलते हैं। अगला ऑप्शन मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव या सरकारी योजनाओं का निर्वाह। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा बताइए? इसका जो आंसर होगा वो है प्रत्यक्ष अनुभव। अगर हम क्षेत्र भ्रमण पे जाएंगे, प्रत्यक्ष पर्यावरण के संपर्क में आएंगे तो हमें उसका अध्ययन करने में आसानी होगी। तो ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रत्यक्ष अनुभव करना किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशील है? प्राथमिक स्तर पर, तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, आंसर अपने आप निकल जाएगा। योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि या वाद विवाद। तो प्रारंभिक स्तर पर एक बच्चे को किस तरीके से समझाया जा सकता है, तो एक कहानी के रूप में एक बच्चे को समझाया जा सकता है, तो इसकी जो विधि होगी, प्रारंभिक विधि जो प्रभावशाली होगी वो कौन सी होगी, कहानी विधि। अगला देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? अभिप्रेरित, बच्चों को अभिप्रेरित करने वाला संकेत कौन सा है? तो कक्षा में अधिकतम बच्चे उपस्थित होना, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोश रहना या गृह कार्य पूर्ण करना। तो अब क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है, मतलब शिक्षण काफ़ी प्रेरणादायक है, ये कैसे पता चलेगा? जब बच्चे क्वेश्चन करेंगे, जब सामने से क्वेश्चन आते तभी पता चलता है कि वो इस चीज़ को समझने के लिए, सीखने के लिए इंटरेस्टेड है। अगर सामने से क्वेश्चन ही नहीं आएंगे तो ऐसा ही लगेगा ना कि सारे बच्चे सो रहे हैं या फिर कोई सीखना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता है। तो इसका जो सही आंसर है ये क्या होगा, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना एक शिक्षण को
अभिप्रेरित करने का संकेत है। अच्छा लगता है टीचर्स को भी कि बच्चे, उसने जो पढ़ाया उसमें से बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब बच्चे सीखना चाहते हैं उस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? ठीक है, नहीं है। मानव, इसके सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए पहले। मानव, वायुमंडल, जलमंडल और सौरमंडल। अब वायुमंडल, जलमंडल और सौरमंडल के आगे मानव कहीं अलग हट जाता है, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे मानव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? मानव। पर्यावरण अध्ययन का एक घटक नहीं है तो मानव नहीं है। लेकिन ऑप्शन को देखते हुए अगर ऑप्शन इसके अलावा कुछ और होता तो शायद हम किसी और पे टिक करते, मानव को छोड़ के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों में एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या करती है? बच्चों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सीखने की अगर प्रक्रिया प्रेरणादायक होगी तो क्या होगा? बच्चे सीखने में रुचि लेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? बच्चे सीखने के प्रति रुचि का विकास करती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? कौन से चैनल? डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, एनिमल प्लानेट, उपयुक्त सभी। तो इसके सारे ऑप्शन को देखकर यही लग रहा है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि पर्यावरण हर चीज़ में देखने को मिलता है। डिस्कवरी पे भी मिलेगा, नेशनल ज्योग्राफी पे भी मिलेगा, एनिमल प्लानेट पे भी देखने को मिलेंगे, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार का है, इसे छोड़ देते हैं। अगला, बीज अंकुरण अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। बीज अंकुरण अवधारणा को पढ़ाने का सबसे अच्छा प्रभावी तरीका कौन सा है? कौन सा है? अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना हो सकता है, ये भी। बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, ये भी हो सकता है। लेकिन उचित क्या होगा? हम चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, ये भी सही है। अगला देख लेते हैं। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न स्तरों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ये क्या हो गया? पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर ये प्रैक्टिकल नॉलेज है तो सबसे प्रभावी तरीका होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 4th नंबर का। अब हम इसको एक बार समझ लेते हैं, ये कहना क्या जा रहा है। बीज बोने के लिए बच्चों को कहना, उसके विभिन्न अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करें। ये ऑप्शन बोल रहा है कि बच्चों को आप कहो कि वो बीज बोए, बीज बोने के बाद जो भी होता है बीज के साथ, वो अंकुरित होता है या नहीं होता है तो वो आज कैसा है, कल कैसा है, परसों कैसा है, वो अंकुरण के विभिन्न चरण का अवलोकन करे, खुद ही उसका चित्र बनाए, एक कॉपी में उसको चित्र बनाए बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो ठीक है ना, इस तरीके से बच्चे उस बीज अंकुरण के बारे में ज़्यादा सीख पाएंगे, क्योंकि वो बच्चे खुद प्रैक्टिकल करके वो चीज़ देखेंगे और फिर जब टीचर उनके सामने एक्सप्लेन करेगा तो बच्चों के दिमाग में वो चीज़ अच्छे से चली जाएगी। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू, गुड डे।